तो थैनोस, डूम्सडे, डार्कसाइड, किलमोंगर और इन्फिनिटी अल्ट्रॉन ये सारे ऐसे सुपर विलन्स हैं जिन्हें सुपर फैंस सुपर हीरो से भी ज्यादा पसंद करते हैं और इन्होंने काफी अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट भी किया है। लेकिन सेम सिनेमैटिक यूनिवर्स में कुछ ऐसे भी सुपर विलन्स हैं जो कम्प्लीटली फेल हो गए, या हम ऐसा बोल सकते हैं सुपर फैंस को पसंद नहीं आए। इसलिए आज हम कुछ ऐसे सुपर विलन्स की बात करने वाले हैं जो फेल हो गए अपना इम्पैक्ट क्रिएट करने में। गॉर द गॉड बुचर। अब गॉर को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो इसका डिजाइन जो कॉमिक्स से बिल्कुल मैच नहीं करता। कॉमिक्स का गॉर एलियन जैसा दिखाई देता है, लेकिन एमसीयू वाला एक ह्यूमन की तरह लग रहा था। फिर गॉर का बिहेवियर मूवी से मैच नहीं कर रहा था। बेसिकली लव एंड थंडर एक कॉमेडिक मूवी थी जिसमें सिर्फ गॉर सीरियस था, जो मूवी के पीस में फिट नहीं बैठ रहा था। फिर गॉर की फीट्स और पावर्स को भी अच्छे से नहीं दिखाया गया। फीट्स के नाम पर इसने बस ऑफ स्क्रीन कुछ गॉड्स को मार दिया। ज़्यूस के अकॉर्डिंग लो लेवल गॉड्स, और पावर्स के नाम पर इसके पास सिर्फ शैडो पोर्टेशन और शैडो मिनियंस को समन करने की एबिलिटी थी। जबकि कॉमिक्स में नेक्रोसॉर्ड से गॉर ने बहुत पावरफुल गॉड्स को मारा है। वैसे गॉर की गलती नहीं है, लव एंड थंडर की स्टोरी इतनी फास्ट थी कि अगर गॉर की पावर्स को एक्सप्लोर करते और सारे गॉड्स को मरते हुए दिखाते तो मूवी 40-50 मिनट की और बड़ी बन जाती। नेक्स्ट प्रॉब्लम है गॉर की बैक स्टोरी। कॉमिक्स में सच में बुरा लगता है गॉर की स्टोरी को देखकर। गॉड्स का उसके साथ बिट्रे करना, उसका अपने लोगों से दूर हो जाना और फिर उसका गॉड पर से भरोसा उड़ जाना, बहुत सही लगता है ये सब पढ़ने में। लेकिन लव एंड थंडर में ये सब बहुत जल्दी निपट गया। गॉर से हम इमोशनली कनेक्ट कर पाते उससे पहले उसकी बेटी मर चुकी थी और गॉर गॉड बुचर बन चुका था। इसलिए गॉर की मोटिवेशन और स्टोरी ज्यादा फील नहीं हुई। और मोटिवेशन से याद आया, गॉर इटर्निटी से क्या विश मांगने वाला था वो किसी को नहीं पता। सबने बस अंदाजा लगा दिया कि अगर गॉर खुद को गॉड बुचर बोलता है तो उसकी विश गॉड को खत्म करना होगी। बट हो सकता है गॉर की विश अपने रेस के लोगों को सारे कंफर्ट देने की हो, या फिर अपने बेटे को रिजरेक्शन करना हो। और अगर गॉर की विश गॉड्स को मारने की भी थी तो हमें नहीं पता कितने गॉड्स, जैसे गैलेक्सी या यूनिवर्सल लेवल पर। वैसे कॉमिक्स में तो ये बंदा सीधा सारे टाइमलाइंस के गॉड्स को मिटाने वाला था। क्रू। अब मुझे याद है जब इटर्नल्स आई थी तब काफी सुपर फैंस कंफ्यूज हो गए थे कि इस मूवी का सुपर विलन कौन है। कोई बोल रहा था इकरस है तो कोई बोल रहा था सेलेस्टियल है, लेकिन असली विलन क्रो था जो डेवियंट्स का किंग था और एक करके इटर्नल्स को मारने में लगा हुआ था। अब ये सुपर विलन था तो बहुत अच्छा, लेकिन हम ऑलरेडी 10 इटर्नल्स को देख चुके हैं। उन्हें हम समझ पाते तब तक सेलेस्टियल आ गया, जिसकी वजह से क्रो बीच में पिस के रह गया। ऊपर से इसका डिजाइन भी बहुत अट्रैक्टिव नहीं था, ना इसके पास कोई बड़े लेवल की फीट है। अगर सेलेस्टियल सीधा पोस्ट क्रेडिट सीन में अपीयर होते तो शायद क्रो को थोड़ा बहुत स्क्रीन टाइम मिल जाता, लेकिन इतने सारे कैरेक्टर्स के बीच अपीयर होने की वजह से क्रो को थोड़ा भी अटेंशन नहीं मिला। और एक फैक्ट बता दो, ये विलन इतना अंडररेटेड है कि इटर्नल्स आने के बाद आज पहली बार मैंने इसे चैनल पर मेंशन किया है। इससे पहले हमने कभी क्रो के बारे में बात नहीं की। मेलिकेथ। अब डार्क एल्फ्स तो आप सबको याद ही होंगे, इन्हें डार्क वर्ल्ड में देखा गया था और इनका किंग था मेलिकेथ, जो एक टाइप से एमसीयू का पहला फ्लॉप सुपर विलन था। वैसे अकेला है जिसने थॉर की 3 जनरेशन से फाइट किया और कॉमिक्स में मेलिकेथ की बहुत हवा है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेलिकेथ के साथ देखने मिलती है कि वो बस एथर को ढूंढने में लगा हुआ था और मिलने के बाद यूनिवर्स को डार्क वर्ल्ड बनाना चाहता था। लेकिन वो ऐसा क्यों करना चाहता था किसी को नहीं पता। इनफैक्ट सुपर फैंस मेलिकेथ से ज्यादा कर्स को पसंद करते हैं क्योंकि ये फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लोकी अगर इसे आउटस्मार्ट ना करता तो ये मॉन्स्टर थॉर को मार ही देता। और दूसरी तरफ मेलिकेथ के पास रियलिटी स्टोन होने के बाद भी वो अपने शिप के नीचे दबकर मर गया। डार्बेन। अब ये एमसीयू के सबसे अंडररेटेड विलन में से एक है। बेसिकली ना तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और ना इसकी बैक स्टोरी कुछ खास है, जिसकी वजह से इसे स्पॉटलाइट मिला ही नहीं। ऊपर से कैप्टन मार्वल आज के डेट में एमसीयू के सबसे पावरफुल फीमेल सुपर हीरो है, जिसके सामने डार्बेन बहुत ज्यादा कमजोर लग रही थी। अगर इसके पास अपना ब्रेसलेट और हैमर ना होता तो ये कैप्टन मार्वल के सामने 10 सेकंड नहीं टिक पाती। और इसके पास एक हैमर है यूनिवर्सल रॉड नाम से, लेकिन हम पहले से रोनन के पास देख चुके हैं, इसलिए वेपन को लेकर भी कोई ज्यादा हाइप नहीं बनी थी। अगर डार्बेन सिर्फ मिस मार्वल से फाइट करते तो पावरफुल दिख जाती, लेकिन कैप्टन मार्वल की पावर्स और एबिलिटीज की वजह से डार्बेन शैडो में रह गई। सैबैक। अब ये डीमन काफी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता था, लेकिन ये भी फेल हो गया कुछ फैक्टर्स की वजह से। बेसिकली एक होता है विलन का पावरफुल होना और दूसरा होता है विलन को पावरफुल दिखाने के लिए सुपर हीरोज को डीपावर कर देना। सैबैक और ब्लैक एडम स्ट्रॉन्ग दिखे, इसलिए राइटर्स ने जस्टिस सोसाइटी को ही कमजोर बना दिया, जिसकी वजह से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सैबैक किसी पावरफुल टीम से फाइट कर रहा है। फिर ये एक अंडर डेवलप कैरेक्टर है जिसकी स्टोरी बहुत ज्यादा रस्ट फील होती है। इसकी बैक स्टोरी पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और स्क्रीन टाइम भी बहुत कम मिला था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फैंस को ऑलरेडी पता था सैबैक के बारे में। बेसिकली ब्लैक एडम के पास 6 गॉड्स की पावर्स है, तो नॉर्मल सी बात है उसके अपोनेंट में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पास इविल गॉड्स या डीमंस की पावर्स होगी। और अपने फर्स्ट मूवी में ब्लैक एडम मरने नहीं वाला था, इसलिए सबको पता था कि सैबैक आखिर में खत्म हो जाएगा। बेसिकली बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल विलन था, जिसकी वजह से फेल हो गया। डुवेलर इन द डार्कनेस। अब इस मॉन्स्टर को हमने शांग-ची में देखा था और 2 रीजंस की वजह से विलन फेल हो गया फैन की नजरों में।
फर्स्ट इसका डिजाइन बेसिकली इसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था। जितना सिंपल और क्लीन लुक ग्रेट प्रोटेक्टर का था, उतना ही कॉम्प्लेक्स ड्वेलर इन द डार्कनेस का। दूर से देखने पर समझना काफी मुश्किल है कि ड्वेलर किस टाइप का मॉन्स्टर है। और सेकंड रीजन है 10 रिंग्स और मैंड्रिन। हम इन दोनों को समझ रहे थे कि आखिर में ड्वेलर आ गया, लेकिन स्टार्टिंग से हम मैंड्रिन को सुपर विलन कंसिडर कर रहे थे और आखिर में अचानक से ड्वेलर सामने आ जाएगा तो नॉर्मल सी बात है, उसे ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिलेगा और वो अंडररेटेड ही रह जाएगा। मोडॉक। अब मोडॉक कॉमिक में बहुत ज्यादा पावरफुल और सीरियस नेचर का है, लेकिन एंटमैन 3 में जैसे हमने उम्मीद की थी वैसा मोडॉक हमें नहीं देखने मिला। बेसिकली येलो जैकेट ही है जिसे कैंग ने अपने टेक्नोलॉजी से मोडॉक बना दिया, लेकिन इसका डिजाइन ज्यादातर सुपर फैंस को पसंद नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि येलो जैकेट की फेस को बस स्ट्रेच कर दिया है और सीजीआई भी अच्छा नहीं था, जो मोडॉक का अपीयरेंस और खराब कर रहा था। ये काफी ज्यादा अंडरपावर्ड भी फील हो रहा था और मोडॉक का मतलब होता है किलिंग मशीन, लेकिन ये कहीं से भी किलिंग मशीन नहीं लग रहा था। एमसीयू ने मोडॉक को लेकर कुछ गलतियां कर दी, जैसे कैरेक्टर डिजाइन और अच्छा हो सकता था। अगर वीएफएक्स वालों को और टाइम मिलता तो शायद इसे और बेटर बना सकते थे। और सेकंड मिस्टेक है इस कैरेक्टर को फनी बना देना, जो हजम करना बहुत हार्ड है क्योंकि कॉमिक्स में सबसे सीरियस सुपर विलन में से एक है। टास्क मास्टर। अब कॉमिक्स का टास्क मास्टर काफी कूल है क्योंकि वो अपने फोटोग्राफिक मेमोरी से किसी भी सुपर हीरो के फाइटिंग मूव्स को कॉपी किया करता था और इसके लुक्स भी काफी अच्छे थे। लेकिन जब सेम कैरेक्टर एमसीयू में आया तब हमें बहुत बड़े लेवल का डिग्रेड देखने मिल गया। इसका आउटफिट किसी को भी पसंद नहीं आया और साथ में इसकी मेन एबिलिटी जो है दूसरे की स्किल्स को कॉपी करना, वही मिसिंग थी। ये बस एक माइंड कंट्रोल लड़की थी जिसका बैकग्राउंड ब्लैक विडो से कनेक्टेड था। कॉमिक्स में टास्क मास्टर टॉप टियर सुपर हीरो से लड़ जाता है, लेकिन एमसीयू में स्ट्रीट लेवल पर ही स्ट्रगल कर रही थी। हो सकता है थंडरबोल्ट्स में टास्क मास्टर फैन फेवरेट बन जाए, लेकिन अभी के लिए तो इसे कोई पसंद नहीं करता। लेकिन ये वो कुछ ऐसे सुपर विलन्स थे जो एमसीयू में फेल हो गए। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी सुपर विलन को इस लिस्ट में अपीयर होना चाहिए था तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।